18th ग्रुप और नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। कोई भी नाम आप दे सकते हैं। और मेंडली पीरियोडिक टेबल में इसे जीरो ग्रुप भी कहा गया है। मेंडली जीरो ग्रुप क्यों कहा गया मेंडली पीरियोडिक टेबल में इस 18th ग्रुप को? जीरो ग्रुप क्यों कहा गया इन मेंडलीव? ये है जीरो ग्रुप। क्योंकि मेंडलीव को इन एलिमेंट्स के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। मेंडलीव के टाइम तक ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। बाद में मेंडलीव की टेबल में इनको ऐड किया गया। तो मेंडलीव तो इनके लिए अननोन थे ना, इसलिए इस ग्रुप का नाम क्या रख दिया गया? जीरो ग्रुप। ये जीरो किसके लिए जीरो की बात हो रही है? कौन इसमें जीरो था इनर्ट गैसेस के मामले में? मेंडलीव। इसलिए नाम पड़ गया इसका जीरो ग्रुप। हर एक चीज के पीछे एक कहानी होती है, वो नाम ऐसे ही नहीं आता। ठीक है, मेंडलीव इसके लिए जीरो थे, इसलिए नाम पड़ गया जीरो ग्रुप। आपने हिंदी फिल्में देखी होंगी, बहुत सारी हिंदी फिल्मों में एक अमीर इंसान दिखाया जाता है जिसको कहते हैं राय साहब। 1890s की फिल्मों में तो ये राय साहब बड़ा पॉपुलर था। एक बहुत ही अमीर इंसान होता है और उसको राय साहब उसका नाम रखते हैं। जानते हो राय साहब नाम क्यों रखा गया? आजादी के बाद जितने भी ये अमीर लोग थे, रिच लोग थे, उन रिच लोगों को रिच अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों की वो चापलूसी करते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे, जो चापलूसी करते थे तो उनके जो वायसराय होते थे, उसका जो आखिरी वर्ड है राय, वायसराय का आखिरी वर्ड राय होता है, वो उसको दे देते थे। मतलब राय जितने भी थे, राय साहब जितने भी थे, वो अंग्रेजों के चापलूस थे, अंग्रेजों की जी हुजूरी करते थे, इसलिए उनको नाम पड़ गया राय साहब। अब साहब कहने में तो बेइज्जती होती है। जो और भारतीय थे, देशभक्त भारतीय थे, वो इनको गालियां देते थे क्योंकि अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। तो अंग्रेजों ने कहा ऐसा करो, साहब हटा दो, इनका नाम कर दो राय बहादुर। बहादुर क्यों लगा दिया आगे? क्योंकि इनके बस की कुछ था नहीं, ये तो अंग्रेजों के हाथ पैर दबाते थे, चापलूसी करते थे, सबसे डरपोक लोग थे। अंग्रेज उनके सामने पैसा फेंकते थे, तो लोग इनको गालियां देते थे कि तुम कितने डरपोक हो। तो अंग्रेजों ने कहा ऐसा है, लोग तुम्हें डरपोक कहते हैं, कमजोर कहते हैं, तो तुम्हारा नाम बदल देते हैं, जिससे दुनिया आगे कंफ्यूज हो जाएगी। राय बहादुर नाम रख दिया। आप देखना हिंदी फिल्म में राय बहादुर नाम है। बहुत अमीर आदमी दिखाया जाएगा आपको। तो हर एक चीज के पीछे एक हिस्ट्री छुपी होती है।
और वो यही है। ठीक है, आज तो 22 अक्टूबर है। कल 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने 1947 में भारत पर अटैक किया था कश्मीर में। यही था, 2 दिन पहले की घटना थी, 1947। तो उसकी भी कहानी कुछ इसी तरह की है, चलो बाद में करेंगे बात। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं? इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एलिमेंट इनर्ट है, आसानी से रिएक्ट नहीं करते, हाई पी और टी पर रिएक्ट नहीं करते, इसलिए नाम पड़ गया इनर्ट गैसेस। जो जैसा दिखता है वैसे नाम पड़ जाता है ना। तो ये सब आसानी से रिएक्ट नहीं करते, हाई पी और टी पर रिएक्ट नहीं करते, इसलिए नाम पड़ गया इनर्ट गैसेस। अब जब आप इनर्ट गैसेस बोलते हैं तो मन में निगेटिविटी आती है। इनर्ट का मतलब समथिंग निगेटिव, बिना किसी काम का, डीमोरलाइज करने वाला। तो लोगों ने कहा इनर्ट वर्ड थोड़ा हटाओ, बेइज्जती होती है इससे, निगेटिविटी आती है। इनर्ट की जगह क्या नाम कर दिया? पॉजिटिव वर्ड ले आए। इनर्ट गैसेस को क्या कहने लगे? नोबल गैसेस। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो नेम दिए गए, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस और जीरो ग्रुप, इनके पीछे की कहानी क्या है? वो है सिंपल से लॉजिक। ठीक है, इन सारे नोबल गैसेस में रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है, तो इसको तो हम प्रॉपर्टी स्टडी करने में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस की बात आती है वो मेनली हीलियम से रिलेटेड बात होती है और जीनॉन से रिलेटेड। ये दो एक्सेप्शनल एलिमेंट हैं इस 18th ग्रुप के, हीलियम एट द टॉप एंड जीनॉन एट द बॉटम। ये दो एक्सेप्शनल एलिमेंट हैं। ठीक है, तो पहले तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज लिखें। राइट डाउन एटॉमिक प्रॉपर्टीज, जल्दी जल्दी लिखो। इनकी रिएक्शंस तो होती नहीं है, बस साइज के बारे में बात करनी है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज में क्या चेंज आएगा? डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज में क्या चेंज आएगा? इंक्रीज करेगी। यहाँ ये तो सब आसान बातें हैं। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो में कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, साइन ही पूछे जाते हैं। साइन आपसे एक्सपेक्टेड है। पॉजिटिव होती है। बिल्कुल ठीक आंसर। इसकी लॉजिक आप हर एक ग्रुप में लिखते आ रहे हैं। पॉजिटिव होती है, बट इरेगुलर ट्रेंड होता है, रेगुलर ट्रेंड नहीं, इरेगुलर।
इरेगुलर ट्रेंड। देखो बेटा, 18th ग्रुप में कोवेलेंट रेडियस डिफाइन नहीं होती। 18th ग्रुप में डिफाइन होती है वांडर वाल रेडियस। पहली चीज तो ये, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं है तो कोवेलेंट रेडियस कहां से डिफाइन हो जाएगी। आयन ये बनाते नहीं है तो आयनिक रेडियस कहां से डिफाइन हो जाएगी। इनके लिए कौन सी रेडियस डिफाइन होगी, वांडर वाल रेडियस। एक बात ये समझ में आ गई। और वांडरवाल रेडियस आप जानते ही हैं, एक्चुअल रेडियस तो होती नहीं है। वांडरवाल रेडियस एक्चुअल रेडियस नहीं होती। इसलिए थ्योरेटिकली ये बताना कि मैक्सिमम इंक्रीज कहां आएगा, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल नहीं है। आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो अननेसेसरी बातों में टाइम खराब क्यों करना। कोई बात होती तो मैं आपको जरूर बता देता। कोई थ्योरेटिकली चीज बता सकते थे तो बताता आपको। समझ में आ गया सबको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, बस आपसे इतना एक्सपेक्टेड है। फोर्थ, जो क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा आता है वो है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉब्लम इसमें ज्यादा आती है। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल आसान है। इंक्रीजेज रेगुलरली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। दो इनर्ट गैस मॉलिक एटम में, इनफैक्ट ये मॉलिक्यूल ही है इसके लिए, तो इनमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इनमें लगता है डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स या वांडरवाल फोर्स या इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। और इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। लंदन फोर्स भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, और नीचे जाने पे सरफेस एरिया बढ़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्स बढ़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो इसमें कोहेसिव फोर्स का नेचर क्या है, कौन सा कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल। कौन सा कोहेसिव फोर्स है इसमें, लंदन फोर्स। और ये वीक होता है, इसलिए सारे गैसेस हैं, फिर भी डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है। इनफैक्ट सारे नोन एलिमेंट को अगर आप देख लें तो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होता है। among all the known elements।
लिख लिया आप सबने? यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि एक्चुअल साइज डिफाइंड नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट की जगह लिखो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जल्दी जल्दी लिख लो। डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं। डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो ये तो जनरल एटॉमिक प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि इनकी रिएक्शन होती ही नहीं है, एसिड बेस वाटर किसी से भी नहीं। नाउ राइट डाउन सम एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी ऑफ हीलियम, ये ऑब्जेक्टिव में आती हैं। एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ हीलियम। पहली एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी ये है कि 273 केल्विन पे अगर P इंक्रीज करें तो हीलियम में पॉजिटिव डेविएशन आएगा। नेगेटिव डेविएशन आता ही नहीं है, सीधे पॉजिटिव डेविएशन आता है। आपने गैस स्टेट चैप्टर में पढ़ा होगा, हीलियम और हाइड्रोजन दो गैसेस में क्या है, 273 केल्विन टेम्परेचर फिक्स करके पी आप इंक्रीज करें तो सीधे पॉजिटिव डेविएशन आता है, सीधे पॉजिटिव डेविएशन आता है। और इसके लिए आप कहेंगे, रीजन कहेंगे, वो है लो बॉयल टेम्परेचर। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए कौन सा टेम्परेचर देखना है आपको, बॉयल टेम्परेचर। जिनको मालूम नहीं है वो बॉयल टेम्परेचर का फॉर्मूला भी लिख लें, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। A/RB। दूसरा है जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट में हीलियम गैस अगर एक्सपेंड करे, हीलियम गैस अगर एक्सपेंड करे और प्रोसेस का डेल्टा H 0 हो, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होता है, तो हीलियम गैस की हीटिंग होती है, हीटिंग अकर्स। हाइड्रोजन और हीलियम को अगर एक्सपेंड करें आप तो हीटिंग होती है कूलिंग की जगह। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। यहां पे रीजन क्या देंगे हम, लो इन्वर्जन टेम्परेचर। हीटिंग और कूलिंग डिसाइड होती है इन्वर्जन टेम्परेचर से। पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन डिसाइड होता है बॉयल टेम्परेचर से। इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला भी बॉयल जैसा ही है, बस यहां पे होता है 2A/RB। डबल होता है इन्वर्जन टेम्परेचर बॉयल का। लिख लिया इसको।
थर्ड पॉइंट, हीलियम गैस आसानी से डिफ्यूज हो जाती है। इसका डिफ्यूजन बहुत आसान है। किसके थ्रू डिफ्यूज हो जाती है? लेबोरेटरी मटेरियल्स के थ्रू आसानी से। ग्लास के थ्रू भी डिफ्यूज हो जाती है। क्यों डिफ्यूज हो जाती है? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन याद करो। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हीलियम का मोलर मास तो बहुत कम होता है। तो ग्लास के थ्रू डिफ्यूज हो जाती है, रबर के थ्रू डिफ्यूज हो जाती है, प्लास्टिक के थ्रू डिफ्यूज हो जाती है। नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन नहीं हो पाते। ये हीलियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर है। फोर्थ पॉइंट है, हीलियम गैस को आप ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं इन द सिलेंडर्स ऑफ स्क्यूबा डाइवर्स। ये क्यों मिक्स करते हैं हीलियम गैस को O2 के साथ? ये पूरी थ्योरी गैस स्टेट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। तो हेनरी लॉ, बिल्कुल ठीक है, हेनरी लॉ। तो ये कुछ हीलियम की एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज हैं। हीलियम। और अब बात करें जीनॉन की, बिल्कुल बॉटम पे। अब मैं कुछ बात कर रहा हूं जीनॉन के बारे में। तो जीनॉन कंपाउंड बनाता है, जीनॉन कंपाउंड बनाता है फ्लोरीन के साथ, जीनॉन कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और जीनॉन कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन फ्लोरीन मिक्स्ड कंपाउंड भी बनाता है। जीनॉन इनसे कंबाइन करता है, बॉन्डिंग करता है। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि जीनॉन बॉन्डिंग करेगा, ये आइडिया कैसे आया? जीनॉन बॉन्डिंग कर सकता है, ये आइडिया दिमाग में कैसे आया? तो एक्चुअल में जो O2 मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन एनर्जी है, मॉलिक्यूल की O2 मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन एनर्जी और जीनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेरेबल होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है, स्मॉल डिफरेंस है। O2 मॉलिक्यूल और जीनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ठीक है। O2 बेटा, O2, O4 कहां से बन जाएगा? O2 ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो O2 प्लस हो गया।
जीनॉन ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, जीनॉन प्लस हो गया। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी नियरली इक्वल होती है, बस O2 की स्लाइटली ग्रेटर होती है जीनॉन से। ये आप ऑर्डर याद रख सकते हैं बट डाटा याद नहीं करने। स्लाइटली इक्वल, आल स्लाइटली ग्रेटर, ऑलमोस्ट इक्वल ही मान लें। तो ये ऑब्जर्व हुआ कि O2 PtF6 को इलेक्ट्रॉन दे देता है, या ये कहें कि PtF6 इलेक्ट्रॉन O2 से खींच लेता है। PtF6 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। पूरी इनऑर्गेनिक में आपने जगह जगह लिखा होगा कि जो फ्लोराइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होते हैं, और जितनी हायर ऑक्सीडेशन नंबर में फ्लोराइड बनेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होगा। तो PtF6 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है। और आपको ये पता है कि O2 के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? O2 के पास, तो O2 इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, O2 प्लस में बदल जाता है और PtF6 माइनस में बदलता है। ये रिएक्शन होती है। और जब O2 इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, O2 प्लस में बदल रहा है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जीनॉन से थोड़ी ज्यादा है, तो फिर ये कंक्लूड किया गया कि जीनॉन भी तो इससे रिएक्ट कर सकता है। और ये कंपाउंड बनना चाहिए। आंसर है बनता भी है। सो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द इनर्ट गैस, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द इनर्ट गैस। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए इनर्ट गैस का फर्स्ट कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर किया गया, तो आंसर है XePtF6। लिख लिया इतना? ठीक है, तो ये फर्स्ट इस तरह से स्टार्टिंग हुई कंपाउंड बनाने की। लेटर ऑन जीनॉन के कंपाउंड बनाए गए फ्लोरीन के साथ। राइट डाउन कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन। जीनॉन किसी भी एलिमेंट के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता एक्सेप्ट विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट आपने लिख लिया PtF6, तो लिख ही लिया आपने। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट फ्लोरीन है, आपने लिखा है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट फ्लोरीन है, तो XeF2 बनेगा। XeF4 भी बनेगा। और XeF6 भी बनता है। ठीक है, इनके प्रेशर को तो कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। अलग अलग पी पे ये रिएक्शन होती है। सबसे ज्यादा पी, सबसे ज्यादा पी किसको बनाने में अप्लाई करना पड़ेगा?
तो P3 P2 P1। डाटा याद नहीं करने, डाटा याद नहीं करने। डाटा आपसे कोई नहीं पूछेगा। P1 P2 P3 थियोटिकली मैंने कैसे बता दिए, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल दिमाग में रख के। आपको मालूम है, आपको ये मालूम है सिंपल सा कि ये आपके पास है गैस के मोल्स, यहाँ पे 4 मोल्स हैं और यहाँ 1 है। स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। लेसन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जाएंगे। ये भी गैसियस होते हैं। ये जो प्रोडक्ट बने, ये इनफैक्ट ये सब्लिमेबल सॉलिड होते हैं, रियलिटी में सबलाइम कर जाते हैं। ये सब्लिमेबल सॉलिड बनते हैं, 3 और सब्लिमेबल सॉलिड होते हैं। तो प्रोडक्ट साइड तो गैस है ही नहीं, सब्लिमेबल सॉलिड है। और एक और प्रॉब्लम इसमें आती है कि इनको बनाना है तो जीनॉन और फ्लोरीन के मोल्स का रेशियो क्या होना चाहिए, जीनॉन और फ्लोरीन के। आप बताओ सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में होना चाहिए। एक प्रॉब्लम अभी मैं टेस्ट में भी पूछ चुका हूं। XCF2 बनाना है तो जीनॉन को एक्सेस में लेना चाहिए या फ्लोरीन को। मुझे XCF2 बनाना है तो एक्सेस में कौन होना चाहिए। ये बात 3-4 बार पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो XCF2 अगर बनाना है तो जीनॉन एक्सेस में होना चाहिए, और XCF6 बनाना है तो कौन एक्सेस में होना चाहिए। फ्लोरीन एक्सेस में होना चाहिए। ये तो सिंपल सी बात समझ में आती है। ठीक है, तो इनके आप चाहें तो डाटा भी याद कर सकते हैं। इसके तो फिक्स डाटा होते हैं, वैसे ऑप्शन करना आसान होता है। एनसीईआरटी में डाटा लिखे हुए हैं, मुझे तो याद है, मैं लिख देता हूं। इसमें जो रेशियो होता है 1:5 रेशियो होता है। इसमें रेशियो होता है 1:20। याद रखना इसलिए आसान है क्योंकि ये 5 के मल्टीपल में लिखते हैं। तो ये जीनॉन या एक्सेस में इसका डाटा याद नहीं करना, ये तो जरूरत ही नहीं उसकी। ये 20 मैंने इसलिए लिख दिया है, 20 मतलब ये एक्सेस में है बस। ये एक है कि लार्ज एक्सेस में है, ज्यादा डबल वर्ड लगा दो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल अमाउंट यही है। प्रैक्टिकल अमाउंट मतलब अनयूज, क्या फायदा है और ज्यादा ले लें जो रिएक्ट करने में यूज ही नहीं हो रहा हो। तो ये रेशियो आपको याद रखना है। ये रेशियो आपको याद रखना है। अब ये जो लोअर हैलाइड बन गए हैं, टेम्परेचर भी इनके लिए अलग अलग लगता है, वो याद नहीं करना। टेम्परेचर डिफरेंट होता है, वो भी याद नहीं रखना। टेम्परेचर रेगुलर होता है, इसलिए याद नहीं करना। बट जो लोअर हैलाइड है उनको हायर हैलाइड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको OF2 से रिएक्ट करा दो,
आप इसको O2F2 से रिएक्ट करा दो, ये बहुत बढ़िया फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं दोनों। इसकी अमाउंट बढ़ाते जाओ आप इसे पहले HCF4 में बदल सकते हैं। HCF4 में बदल सकते हैं, आप HCF6 में भी बदल सकते हैं। तो ये OF2 और O2F2 स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। लोअर फ्लोराइड को हायर फ्लोराइड में बदल सकते हैं। तो यही तरीके हैं हायर फ्लोराइड बनाने के, या तो फ्लोरीन को एक्सेस में कर लो या फ्लोरीन का कोई सोर्स डाल दो। और कोई रिएक्शन नहीं है फ्लोराइड बनाने की, बस यही है। तो ये तो बात हुई अबाउट द प्रिपरेशन। लिख लिया इतना? नाउ राइट डाउन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जीनोन। अच्छा टाइम हो गया, ठीक है। चलो कल खत्म हो जाएगा, ये छोटा सा ही है, इसमें जीनोन के एक ही कंपाउंड बनते हैं फ्लोराइड अकेले। कल ये